तो देखिए, जैसे अब तक हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के, जहां पर मतलब ऐसे एग्जांपल्स जहां पर कोई एक स्केलर क्वांटिटी जो है वो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन की जाती है, स्केलर प्रोडक्ट से डिफाइन की जाती है। देखिए, एग्जांपल है वर्क डन। वर्क हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा कि अगर मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट पर हम एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं F, और ये फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराएगी, और मान लीजिए जब तक ये फोर्स एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट का एक डिस्प्लेसमेंट हुआ S, तो हम कहेंगे कि इस फोर्स ने ऑब्जेक्ट पर कुछ वर्क किया। और आपको बताया गया होगा 9th क्लास में दैट वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा 9th क्लास में, है ना। वर्क, पावर और एनर्जी चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि अगर कोई एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करे, न्यूटन्स लॉ से हम जानते हैं फोर्स का मेन इफेक्ट क्या है। फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। फोर्स एक ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करती है। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फोर्स उसको रेस्ट से मोशन में ला सकती है। पहले से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, या उसकी वेलोसिटी की, उसकी मोशन की डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर सकती है ना। तो ये सारे मिलकर मतलब एक तरह से इनको कंबाइंडली हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करा सकती है। तो अब जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, मोशन में होगा या रेस्ट में होगा तो मूव करना स्टार्ट कर देगा, या मोशन में होगा तो स्पीड उसकी इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो क्या है, फोर्स के अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, और वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो वर्क डन डिफाइन किया जाता है। लेकिन अब देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। हम जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर इन नेचर। तो इस तरह से तो कोई मल्टीप्लीकेशन होता नहीं है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आपको ये वेक्टर प्रोडक्ट्स स्टार्ट करते हुए वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो स्टार्टिंग सेशन मैंने लिया था, उसमें मैंने बताया था कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के दो तरीके हमारे पास, या तो स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ना। ये तो दोनों में से कोई भी तरीका नहीं है कि सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो। हाँ ठीक है, ये जस्टिफाइड है, लेकिन ये सिर्फ एक स्पेशल केस है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन एक्चुअली डिफाइन कैसे किया जाता है वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट is defined as dot product of force and displacement। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट, इनका क्योंकि वर्क स्केलर है तो हमको इनका इस तरह से प्रोडक्ट करना है कि जो रिजल्ट आए, जो प्रोडक्ट आए हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है उससे हम वर्क डन बाय द फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आएगा कितना, वर्क डन बाय फोर्स, उसको लिख सकते हैं मॉड एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मॉड एस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या एक तरह से कहें थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा। तो हमारा ये जो केस है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, तब देखें इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट इज फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो, हाँ, तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय फोर्स, वो आ जाएगा सिंपल मॉड एफ मॉड एस कॉस 0 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू सिंपल मॉड एफ इंटू मॉड एस। ये कंडीशन हमारी सिर्फ एक स्पेशल केस है
कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो देखिए अभी तक आपने और मोशन पढ़ा ही नहीं है। 9th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, कि एक ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। तो उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अक्रॉस जो फोर्स एक्ट कर रही है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपको सिर्फ एक ही लाइन के अलोंग बताया गया। लेकिन अब क्योंकि हमको अपना पर्सपेक्टिव, हमको अपना जो नजरिया है वो बदल के, है ना, चीजें वही है, बस उनको एक्सपेंड करके देखना है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो जरूरी नहीं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। फोर्स इधर लग रही हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे। फिर वही है, या तो फोर्स की प्रोजेक्शन निकाल लो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट की प्रोजेक्शन निकाल लो फोर्स की डायरेक्शन में। मतलब चाहे तो मॉड एफ इंटू एस कॉस थीटा कर लो, या चाहे तो मॉड एस इंटू एफ कॉस थीटा कर लो। इस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और वही जो हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क डन पढ़ा था, कि अगर मान लीजिए फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इस केस में वर्क डन बाय फोर्स जीरो आएगा। वर्क डन बाय फोर्स विल बी जीरो, क्योंकि ना तो डिस्प्लेसमेंट की कोई प्रोजेक्शन आएगी फोर्स के अलोंग, ना फोर्स की कोई प्रोजेक्शन आएगी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क डन बाय फोर्स होगा वो जीरो आएगा। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर थीटा एक्यूट हो, मतलब 0 to 90 डिग्री हो, तो फोर्स का प्रोजेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही आएगा, या डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन फोर्स के अलोंग आएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। लेकिन मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भाई फोर्स तो लग रही है इधर, जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स ले लेते हैं, तो हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करती है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट कर रही है मोशन के अपोजिट, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा आएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अब जो प्रोजेक्शन है फोर्स की वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, या दूसरी तरह से कह लो डिस्प्लेसमेंट की जो प्रोजेक्शन है वो फोर्स के अपोजिट है, ठीक है। तो अगर एंगल जो है वो सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फोर्स की प्रोजेक्शन, दोनों वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है, या एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग वो अपोजिट डायरेक्शंस में है, हेंस वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो वर्क डन ये एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं अभी तो वर्क, एनर्जी एंड पावर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय अ फोर्स। लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम किन्हीं भी दो वेक्टर से एक स्केलर क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं जो कि उनका प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज है, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो एक स्केलर क्वांटिटी वर्क आता है, समझे। और बाकी जो हमने डिटेल में डिस्कस किया, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो डॉट प्रोडक्ट, सेम वही कंडीशंस हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल ले, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप पावर का। पावर जिसको हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, या एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम, है ना। वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर को लिखा जा सकता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। क्या आप जानते हैं पावर कैन बी रिटन एज, मान लो अगर हम आपकी 9th क्लास के बेसिस पे चले तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम, लिख सकते हैं। तो वर्क डन, मान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का, ये टी टाइम में हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट और वी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से, तो डिस्प्लेसमेंट एस को क्या लिख सकता हूं मैं? वेलोसिटी इंटू टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। वर्क डन अपॉन टाइम विल बी पावर, तो पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। ये तो मैंने तब किया जब दोनों सेम डायरेक्शन में, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, लेकिन पावर स्केलर है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कैसे करें कि पावर आ जाए? बिल्कुल जग जाहिर है कि स्केलर क्वांटिटी डिराइव करनी है आपको, तो फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन आपको पावर देगा। लेकिन क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर है और पावर स्केलर है, तो फोर्स और वेलोसिटी का हमको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो पावर कैन बी डिफाइंड एज
डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करने पर वी विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, ये तो हमारा जो एक तरह से थ्योरेटिकल कंसेप्ट है या जो भी कंक्लूजन हम थ्योरेटिकल ड्राइव कर सकते थे डॉट प्रोडक्ट से, बेसिक डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट से, वो हम देखिए। अब नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए, वो हम जानते हैं कंसेप्ट क्लियर तभी होता है जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे कंसेप्ट की, है ना। तो न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, आसान सा है, बेसिक कंसेप्ट डॉट प्रोडक्ट के बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है। हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट दिस गिवन वेक्टर ए विच इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी विच इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो अगर हम रिकॉल करें, हम जानते हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है a डॉट बी विच कम्स आउट टू बी मॉड a mod b cos theta, and if a is perpendicular to b, vector a is perpendicular to vector b, that is theta equals to 90 degree, then dot product a dot b will be mod a mod b and cos 90 0 will be 0। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट 0 आता है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हम इनका डॉट प्रोडक्ट करें, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है दैट मींस दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एज सिंपल एज दैट। तो देखिए, स्टार्ट करें, वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए हमको दे रखा है, मतलब सीधा ए डॉट बी करें, दे तो रखा ही है, क्वेश्चन में लिखा है, सीधा ए डॉट बी पुट करें, ए डॉट बी सब्स्टिट्यूट करें। तो हमको आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ? 2i कैप माइनस j कैप के साथ, ठीक है। देखिए, वैसे मैंने आपको बताया कि जब डॉट प्रोडक्ट करना है तो x कंपोनेंट का प्रोडक्ट कर लीजिए, y कंपोनेंट का प्रोडक्ट कर लीजिए और z कंपोनेंट का कर लीजिए। चलिए एक दो बार तो मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूं, फिर हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको इसको डिटेल में हम इसको सॉल्व करें तो पहले ये जो वेक्टर है आई कैप, इसका इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के साथ, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि आई डॉट रिजल्टेंट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू आई डॉट 2i कैप माइनस आई डॉट j कैप। यह आएगा हमारे पास आई कैप डॉट 2i कैप प्लस कर लीजिए प्लस आई कैप डॉट माइनस j कैप। फिर अब इसी तरह से 2j कैप का करें तो प्लस 2j कैप डॉट 2i कैप, फिर 2j कैप का j के साथ करेंगे तो चलिए प्लस ही लिख लेते हैं, 2j कैप और इसको माइनस j कैप लिख लें, डॉट माइनस j कैप, प्लस अब की बात 3k कैप का करें तो 3k कैप डॉट 2i कैप और प्लस 3k कैप डॉट माइनस j कैप। तो ये हम जानते हैं कि जहां पे i डॉट j, i j k ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, क्योंकि i होता है, i कैप होता है x एक्सिस के अलावा, j कैप होता है y एक्सिस के अलावा, k कैप होता है z एक्सिस के अलावा। तो i डॉट j, i डॉट k और इनका अगर हम मतलब रिवर्स कर दें ऑर्डर को, j डॉट i है ना, या j डॉट k, ये 0 आते हैं, या i डॉट k है ना, ये 0 आते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो जहां जहां भी वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, जहां पे i डॉट j है या j डॉट i है ना, या k डॉट j है या k डॉट i है, ये सारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी। यहां पे हमारे पास आएगा i डॉट i, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 है ना, न्यूमेरिकल इधर नंबर इधर लिख लेंगे, i डॉट i 1 हो जाएगा। इसी तरह से 2j डॉट i तो 0 हो गया, ये 0। ये देखें j डॉट j, तो ये माइनस है तो -2 और j डॉट j हो जाएगा 1, फिर ये भी 0 और ये भी 0, तो 2 - 2 विल बी 0। तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। देखिए हम इसको सीधा डायरेक्टली भी लिख सकते थे। कंक्लूड करें तो हम जानते हैं कि हम x का आई कैप के कोफिशिएंट का और आई कैप के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कर लें, कितना आया? 1 × 2 2।
जे कैप का और जे कैप के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कर लें तो इधर कितना है 2, इधर कितना है -1, तो 2 इंटू -1 2 आ जाएगा। इधर के कैप का कोफिशिएंट है 3, इधर के कैप का कोफिशिएंट है 0, इसको 0 के कैप लिख सकते हैं ना, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो 2 - 2 + 0 डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो क्योंकि इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, हेंस फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, अगले जो क्वेश्चन हमको डॉट प्रोडक्ट के करने हैं, स्केलर प्रोडक्ट के जो एग्जांपल्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो ये हैं। तो पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको दे रखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, जहां पर वेक्टर ए और बी हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का सम दे रखा है। जैसे वेक्टर ए दे रखा है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है कि एक्स कंपोनेंट जो है वो आई कैप है 1 आई कैप, वाई कंपोनेंट 1 जे कैप है और जेड कंपोनेंट -2 के कैप है। इसी तरह वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो -i कैप है, जो वाई कंपोनेंट है वो +2 जे कैप है और जो जेड कंपोनेंट है -k कैप है। तो बताइए इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, वही दोनों वेक्टर्स का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है या एंगल बिटवीन देम कह सकते हैं उसको। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो अभी तक हमने जो अपना डॉट प्रोडक्ट का ज्ञान अर्जित किया उसको हम एक बार रिकॉल करके देखें। तो हमने पढ़ा कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, जो कि हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, वो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिखा जा सकता है, जहां पर मॉड ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया, मॉड बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो गया, और कोसाइन ऑफ थीटा, जहां पर थीटा इन दोनों वेक्टर्स की लाइन ऑफ एक्शन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। एक तरह से कहा जाए थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, जो उनकी डायरेक्शन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, एक दूसरे से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, यानी कि ये एक दूसरे से कितने एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। तो देखिए जो बेसिक डेफिनेशन है, ये जो बेसिक जिस तरह से हम बेसिकली डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, इसी डेफिनेशन से मैं कॉस थीटा को कोसाइन ऑफ थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स can be written as dot product of A and B, A dot B upon mod A mod B। ये लिख सकते हैं, मतलब अगर वेक्टर A और B के डॉट प्रोडक्ट को हम A और B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो दिस वैल्यू, दिस रेशियो विल बी इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा, जहां पर थीटा वेक्टर A और B के बीच का एंगल है, उनकी लाइन ऑफ एक्शंस का के बीच का एंगल है। ठीक है, तो यही हमको थीटा बताना है, तो हम यही अप्रोच फॉलो करेंगे और यहां से हम कोसाइन थीटा निकालेंगे, यहीं से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं देखूं, मैं मॉड ए और मॉड बी कैलकुलेट कर लूं, तो मैं मॉड ए लिखूं, मॉड ए कितना आएगा, तो फिर वापस हम याद करें कि अगर वेक्टर्स हमको रेक्टेंगुलर, वेक्टर के हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, तो यहां पर देखें, जैसे वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये उसके कंपोनेंट्स है, ये एक्स एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट। तो यहां पे देखें ए एक्स जो हमारा आई कैप का कोफिशिएंट है, यहां पे कितना है 1, वाई कोफिशिएंट कितना है वो भी 1 है, जेड कोफिशिएंट कितना है वो -2 है ना। तो हमने पढ़ा कि अगर हमको एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लिखा जा सकता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जहां पर ए एक्स उसके एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ए वाई उसके वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है और जेड ए जेड उसके जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। या यूं कहें तो ए एक्स आई कैप का कोफिशिएंट है, ए वाई जे कैप यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है और ए जेड यूनिट वेक्टर के कैप का कोफिशिएंट है। चलिए तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले हम यहां पर, तो ए एक्स है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर, ए वाई है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर, और ए जेड है हमारे पास -2 जो कि के कैप का कोफिशिएंट है, तो -2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो 1 का स्क्वायर 1,
1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 विच विल गिव यू √6। तो मॉड ए हमारे पास √6 है। ठीक बच्चों, अब इसी तरह से हमको सेम अप्रोच फॉलो करते हुए मॉड बी बताना है। तो सिमिलरली मॉड बी को लिख सकते हैं उसके एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब y में देखें तो y के लिए हमारा bx है -1, तो -1 का स्क्वायर, by है 2 तो 2 का स्क्वायर, और bz है -1 तो -1 का स्क्वायर अगेन। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करके -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर अगेन 1 विच विल गिव यू √6 अगेन। दैट मीन्स मॉड ए एंड मॉड बी आर इक्वल। दोनों वेक्टर्स का जो मॉड है हमारा वो इक्वल है, दोनों वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड हैं। अब ए डॉट बी भी कैलकुलेट कर लें। तो ए डॉट बी कितना आएगा? तो हमने पढ़ा था अभी डॉट प्रोडक्ट में कि अगर दो वेक्टर्स हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे रखे हो वेक्टर के, तो डॉट प्रोडक्ट लास्ट में सिंप्लीफाई करके जो कंक्लूजन आता है कि डॉट प्रोडक्ट आएगा ए एक्स बी एक्स। दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, या एक तरह से कहें दोनों वेक्टर्स के आई कैप यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, प्लस सिमिलरली दोनों वेक्टर के जे कैप यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, या यूं कहें कि दोनों वेक्टर के वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट प्लस ए जेड बी जेड के कैप यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट। तो यहां पे देखें ए एक्स कितना है, ए एक्स 1 है, बी एक्स कितना है, बी एक्स -1 है, ए वाई कितना है, ए वाई 1 है, बी वाई कितना है, बी वाई 2 है, ए जेड कितना है, -2 है, और बी जेड कितना है, -1 है। तो ये सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा 1 इंटू -1 -1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस -2 इंटू -1 विल बी +2 अगेन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 + 2 4, 4 - 1 3। ये फाइनली आया हमारे पास। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करें यहां पर, है ना, कि cos थीटा को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। तो हमने अभी देखा है कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट आया उसका मैग्नीट्यूड या वो जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आई वो 3 यूनिट्स है। मॉड ए √6 यूनिट्स है और मॉड बी भी √6 यूनिट है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू 3/6 या 1/2 आनी चाहिए। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि cos थीटा 1/2 है, मतलब थीटा जो है वो cos इनवर्स ऑफ 1/2 आना चाहिए, जो कि या तो 60 डिग्री इन डिग्रीज या रेडियंस में अगर लिखें तो π/3 रेडियंस के इक्वल होगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से देखिए दो वेक्टर्स हमको गिवन थे और वो भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का सम दे रखा था हमको। वेक्टर्स जो है वो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में दे रखे थे। तो हम ये अप्रोच फॉलो करते हुए उन दोनों का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। मतलब ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो बताओ इस वेक्टर में जो k कैप का कोफिशिएंट है अल्फा, जो z कंपोनेंट है इस वेक्टर का, है ना, उसका मैग्नीट्यूड अल्फा कितना आएगा। तो चलिए फिर हम डिस्कस मतलब रिकॉल करें कि भाई हमने तो अभी तक पढ़ा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो मॉड ए मॉड बी cos थीटा होता है। लेकिन अगर वेक्टर ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मींस ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, उनकी लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही हो, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री। तो क्योंकि cos 90 डिग्री cos π/2 0 होता है, तो इसलिए इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वो 0 आना चाहिए। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इन प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उन दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। तो हम वही अप्रोच फॉलो करें कि अगर ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, कौन कौन से, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप और 4
मैं क्या करता हूं, ये जे कैप पहले दे रखा है, मैं इसको बाद में लिख लूंगा। पहले मैं आई कैप, जो हमको जनरल पैटर्न हम फॉलो करते हैं ना कि आई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट पहले लिखते हैं, फिर वाई कंपोनेंट, फिर जेड कंपोनेंट, उसी तरह से लिखो तो -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा के कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो ये भी, इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो क्या करें आप, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का अगर वो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म्स में गिवन है, वो आता है ax bx। x ax कितना है 2, bx कितना है -4 प्लस ay by, ay है 3, by कितना है 4 प्लस az bz, तो az है +8 और bz है अल्फा, तो +8 अल्फा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा शुड कम आउट टू बी 0 और 4 प्लस 8 अल्फा विल बी इक्वल टू 0, which implies that 8 alpha should be equal to -4. That implies that alpha should be equal to -4 by 8 और alpha should be equal to -1 by 2. तो इस तरह से दो वेक्टर के परपेंडिकुलर की दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट 0 आता है। ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम ये जो दूसरा वेक्टर हमको दे रखा है ना, इसका z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अल्फा, इसके k कैप का कोफिशिएंट अल्फा हम फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, तो ये इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये देखिए प्रॉपर्टीज हैं, जनरली जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं, जो प्रॉपर्टीज हमने डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की डिस्कस की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। बच्चों देखिए नेक्स्ट हमको ये दो क्वेश्चन करने हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है कि फॉर टू वेक्टर्स a एंड b, देयर सम a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस a माइनस b। कि दो वेक्टर्स हैं a और b, अगर हम उनका सम करते हैं, उनका रिजल्टेंट जो है a प्लस b और उनके डिफरेंस का जो रिजल्टेंट आएगा a माइनस b, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, ए और बी के मैग्नीट्यूड्स का रेशियो क्या है, मॉड ए अपॉन मॉड बी कितना है। ठीक है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर उनके डिफरेंस के परपेंडिकुलर हो तो उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली। तो देखिए हम किस तरह से चलेंगे, मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी दो वेक्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जैसा कि अभी हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा ही है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है ना, जैसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। लेकिन इसी में अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो, मींस एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, देन क्योंकि कॉस थीटा 0 आएगा, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अगर a प्लस बी का रिजल्टेंट, a और b का जो सम है वो अगर डिफरेंस के परपेंडिकुलर है, उनके डिफरेंस के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों रिजल्टेंट का सम का जो रिजल्टेंट है a प्लस बी और डिफरेंस का जो रिजल्टेंट है a माइनस बी, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, है ना, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो क्या करें, पहले a का डॉट प्रोडक्ट कर लें इन दोनों के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट मींस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन डॉट प्रोडक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हुए पहले a का डॉट प्रोडक्ट कर लें इसके साथ, फिर b का कर लेंगे। तो उसके अनुसार हम देखें तो a डॉट a, पहले a का a के साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये टर्म्स आएंगी वेक्टर a डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a और माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर b, ये मिला के 0 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक वेक्टर का खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम जानते हैं वो a स्क्वायर होता है, मतलब ऐसे a डॉट a स्क्वायर हो जाएगा या b डॉट b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये भी हम पढ़ चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब चाहे आप a डॉट b करो
या चाहे बी डॉट ए करो, बोथ विल बी सेम वैल्यू। तो वो भी यही ए डॉट बी और बी डॉट ए अगर एक ही वैल्यू आएंगी तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बेसिकली आएगा ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है। अगर ऐसा है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, तो स्क्वायर रूट कर ले दोनों तरफ। तो मॉड ए ना, बेसिकली ये तो मॉड ए आ जाएगा, तो मॉड ए अपॉन मॉड बी, मॉड ए अपॉन मॉड बी विल बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये रेशियो आएगा कि दोनों वेक्टर्स जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अगर उनका सम और डिफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट मींस बोथ वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। द रेशियो a by b विल कम आउट टू बी 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। ये क्वेश्चन हमने किया ही था अभी कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में हमको एंगल निकालना है। तो फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, as dot product of two vectors a and b is defined as mod a mod b cos theta ना, ये mod a, mod नहीं लगा रहा मैंने, वेक्टर में लगाया, दैट मीन्स वो मैग्नीट्यूड है। तो mod a mod b cos theta, तो cos theta क्या आ जाएगा? cos theta को लिखा जा सकता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b डिवाइडेड बाय mod a mod b, है ना। चलो यहां भी लिख लो mod, आप कहोगे यहां क्यों नहीं लगाया, सब यहां भी लगा लीजिए mod a mod b cos theta। तो ये अप्रोच फॉलो करें, पहले मॉड ए निकाल लें। तो मॉड ए आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना। ये हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे रखे ए के, तो ए का मॉड कितना आएगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। तो अंडर रूट ए है 5, ए एक्स है 5, ए वाई है 5, ए जेड है 0, तो आ जाएगा रूट 25 प्लस 25 रूट 50, और रूट 50 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 5 रूट 2। तो मॉड ए जो है वो 5 रूट 2 आ गया हमारे पास। मॉड बी देखें तो मॉड बी अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसे तो मॉड बी आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, क्योंकि बी एक्स 5 है और बी वाई -5 है, तो -5 का स्क्वायर आएगा। ये भी रूट 50 ही, 25 प्लस 25, जो जिसको कि हम 5 रूट 2 लिख सकते हैं। तो b का मॉड भी 5 रूट 2 आया। अब क्या करें? वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना आएगा? वेक्टर a डॉट वेक्टर b करें तो ये आ जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz, है ना। यही आता है डॉट प्रोडक्ट कि आई कैप कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट प्लस जे कैप कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट प्लस के कैप कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट। तो ax bx आ जाएगा 5 इंटू 5 25, है ना। ay by आ जाएगा 5 इंटू -5, और az bz आ जाएगा 0 इंटू 0, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा -25 प्लस 0 विच विल गिव यू 0। तो फ्रॉम the properties of dot product we can write the angle of inclination of line of action of two vectors। दो वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, या एक तरह से कहा जाए दो वेक्टर्स का जो एंगल जो उनकी डायरेक्शन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसको a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी लिखा जा सकता है। a डॉट बी तो 0 आ गया, अभी हमने कैलकुलेट करा, और मॉड ए मॉड बी 5 रूट 2 इंटू 5 रूट 2 आ जाएगा 50, लेकिन आएगा तो ये 0 ही, cos थीटा की वैल्यू 0, और cos थीटा की वैल्यू 0 मतलब थीटा या तो 90 डिग्री होगा, या अगर रेडियंस में लिखें तो पाई बाई 2 रेडियंस। ठीक है, तो इस तरह से बता सकते हैं कि भाई क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का अगर 0 आ रहा है, स्केलर प्रोडक्ट 0 है दो वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। तो थीटा 90 डिग्री या पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 रेडियंस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, और कुछ क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो ये है, व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं, यहां इस वाले से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है कि वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a cos थीटा i कैप प्लस b sin थीटा j कैप।
तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। हमको बताना है इनमें से छाट के वो वेक्टर बताना है जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो कैसे पता चलेगा? अभी हम बात कर रहे थे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अगर कोई भी वेक्टर इनमें से परपेंडिकुलर होगा तो उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट हमारा 0 आना चाहिए, है ना। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ऑल ऑफ दिस भी है, तो हमको सारे चेक करने पड़ेंगे। तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। पहले वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a cos थीटा आई कैप, आई कोफिशिएंट और आई कोफिशिएंट का डॉट प्रोडक्ट होगा ना, मतलब आई कोफिशिएंट और आई कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस वाई जे कैप कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, a cos थीटा इंटू b sin थीटा, तो आ जाएगा a b cos थीटा sin थीटा। फिर ये प्लस ये माइनस, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, b sin थीटा इंटू a cos थीटा, तो ये आ जाएगा a b sin थीटा cos थीटा, ये तो 0 आ जाएगा। तो दैट मींस ये परपेंडिकुलर है इस गिवन वेक्टर। इसी तरह से दूसरे वाले का डॉट प्रोडक्ट करें, तो दूसरे वाले का डॉट प्रोडक्ट करें तो a अपॉन a तो 1 हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा, है ना। आई कैप कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो a cos थीटा इंटू 1 बाय a sin थीटा बचेगा, cos थीटा sin थीटा। इसी तरह से b sin थीटा इंटू 1 बाय b cos थीटा, तो अच्छा ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस आएगा, b एलिमिनेट हो जाएगा और cos थीटा sin थीटा, ये भी हम देखें 0 आएगा, तो ये भी परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के। अच्छा, ये तो परपेंडिकुलर दिख ही रहा है क्योंकि ये वेक्टर हमारा xy प्लेन में है, इसका z कंपोनेंट 0 है, इस वेक्टर का z कंपोनेंट 0 है। तो ये वेक्टर ऐसा है जो z एक्सिस के अलॉन्ग है, ये xy प्लेन में लाई करता है, तो ये वेक्टर खुद ही इसके परपेंडिकुलर होगा। नहीं बस समझ में, डॉट प्रोडक्ट करके देख लीजिए, इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट 0 है, तो 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 इंटू दिस 0, इसका j के कैप कोफिशिएंट 0 है, तो 0 इंटू 5 के कैप 0, ये भी 0 आएगा। तो ये तीनों ही वेक्टर इस गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, इसके भी ऑप्शंस हमको देखते हैं, इसके भी ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है आपके पास 20, 23, 5√33 या 26। क्वेश्चन क्या है कि दो फोर्सेस हैं या दो फोर्स वेक्टर हैं, F1 वेक्टर है 2i कैप प्लस 5k कैप और F2 वेक्टर है 3j कैप प्लस 4k कैप। आपको बताना है इनके स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो ये तो बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, सीधा हम इसको फाइंड आउट करें। F1 वेक्टर कितना है, F1 2i कैप, अच्छा j कैप कंपोनेंट दे रखा है तो उसको मैं 0 लिख लू ना, अगर j कैप कंपोनेंट नहीं है तो उसको मैंने 0 लिख लिया। F2 वेक्टर 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ये दे रखा है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे F1 का F2 के साथ, तो ये F1x इंटू F2x प्लस F1y इंटू F2y प्लस F1z इंटू F2z के इक्वल आएगा। कहने का मतलब ये है आई कैप x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट प्लस y कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट प्लस z कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट आएगा। या आई कैप, इसको दूसरे शब्दों में कहे तो आई कैप कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 इंटू 0 0, हाँ 2 इंटू 0। जे कैप कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट तो 0 इंटू 3 0। के कैप कोफिशिएंट का प्रोडक्ट तो जाएगा 5 इंटू 4। तो ये हमारे पास आएगा 0 प्लस 20 विच मीन्स दिस विल कम आउट टू बी 20 यूनिट्स। तो करेक्ट आंसर आपका 20 आ जाएगा। तो बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ही करना था डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली वो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड होंगे। तो अगर आप प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से समझते हो तो बहुत आसानी से आप कोई भी गिवन क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, इस क्लास का। क्वेश्चन हम डॉट प्रोडक्ट के भी बहुत सारे करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए तो क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर को इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो आपको बताना है कि वेलोसिटी का वेक्टर कंपोनेंट कितना आएगा इस वेक्टर के अलोंग या इस लाइन के अलोंग। ये एक वेक्टर है जो एक पर्टिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो होगी उस लाइन के अलोंग इस वेलोसिटी वेक्टर का आपको कंपोनेंट बताना है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना है, कंपोनेंट को वेक्टर कंपोनेंट की टर्म्स में भी एक्सप्रेस करना है। वेक्टर कंपोनेंट मतलब डायरेक्शन भी बतानी है आपको। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली सोचूं तो मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए ये हमारा जो ये लाइन है, ये लाइन इस गिवन वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन है। कौन सा वेक्टर? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इस वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन है ये। और हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये है वेलोसिटी वेक्टर, जहां पे वेलोसिटी वेक्टर को हमको दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। ठीक है, तो सिंपल सा वेक्टर रिजोल्यूशन हमने सीखा ही कि भाई अगर मुझको वेलोसिटी का कंपोनेंट या वेलोसिटी की प्रोजेक्शन इस वेक्टर के अलोंग या इस लाइन के अलोंग निकालनी है ना, इस वेक्टर के अलोंग या इस लाइन के अलोंग मुझको अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है, वेलोसिटी की प्रोजेक्शन निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस लाइन पर, जिससे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर और ये जो वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन का जो इंक्लिनेशन है वो थीटा एंगल पर है, या एक तरह से कहें वेलोसिटी इस गिवन लाइन से या इस वेक्टर से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर के टेल से और फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर तक की जो लेंथ आएगी, ये हो गई हमारा कंपोनेंट ऑफ वी या प्रोजेक्शन कह लीजिए या कंपोनेंट कह लीजिए, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी अलोंग गिवन लाइन या अलोंग गिवन वेक्टर। ठीक है, अच्छा तो ये आएगा कितना? तो देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है, ये बेसिकली मॉड वी ना, लाइन की जो लेंथ है वो मॉड वी कॉस थीटा के बराबर होगी। लाइन की जो लेंथ है वो मॉड वी कॉस थीटा के इक्वल आएगी। वो हम समझते हैं ये परपेंडिकुलर मॉड वी साइन थीटा और बेस मॉड वी कॉस थीटा आएगी। तो प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन विल बी मॉड वी कॉस थीटा। तो हमको मॉड वी कॉस थीटा निकालना है। चलिए ठीक, अच्छा फिर हमको डायरेक्शन भी बतानी है। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना मॉड वी कॉस थीटा। जो वेलोसिटी का वेक्टर कंपोनेंट आएगा, मतलब अलोंग विद डायरेक्शन अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हमको यह भी बताना है कि ये कंपोनेंट या ये प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो हम क्या करें, इस डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको एन कैप लिख लें। तो अगर मैं इसके साथ में एन कैप वेक्टर और लगा देता हूं तो ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा, है ना। अगर विद डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वेक्टर कंपोनेंट। सिर्फ मॉड वी कॉस थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया कंपोनेंट का या प्रोजेक्शन का इस लाइन के अलोंग। वेक्टर कंपोनेंट कितना आएगा? तो वेक्टर कंपोनेंट में डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी है कि ये वी कॉस थीटा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप की डायरेक्शन में। तो मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप की डायरेक्शन में, लेट अस से दैट एन कैप। तो मॉड वी कॉस थीटा एन कैप, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ये वेक्टर वी का कंपोनेंट है अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस वेक्टर, और एन कैप उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि इस वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, अब हम जरा अपना जो ज्ञान हमने अर्जित किया अबाउट वेलोसिटी वेक्टर, अच्छा इस वेक्टर को मान लीजिए मैं कैपिटल एन वेक्टर ही कह देता हूं, है ना। तो मैं अगर वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं एन वेक्टर के साथ, तो ये मॉड वी मॉड एन कॉस थीटा आएगा। यहीं पर मुझको चाहिए मॉड वी कॉस थीटा। मॉड वी कॉस थीटा विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दी प्रोजेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वी अलोंग एन वेक्टर। ये जो वेक्टर हमको दे रखा था इस लाइन के अलोंग, उस वेक्टर को मैंने एन वेक्टर मान लिया है। तो मॉड वी कॉस थीटा कितना आना चाहिए? वेक्टर वी डॉट वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मॉड एन, है ना। वेक्टर वी डॉट वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मॉड एन। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो हम निकाल लें कि हमारे पास मॉड एन कितना आएगा। तो मॉड एन आएगा अंडर रूट एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर की जो आई कैप कोफिशिएंट है एन वेक्टर का उसका स्क्वायर प्लस जे कैप कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप कोफिशिएंट का स्क्वायर।
तो हम देखें ये हमको तीनों ही, एक 1 है, एक -1 है, तीसरा 1 है, तो 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये √3 आ जाएगा हमारे पास। तो मॉड n तो √3 आ गया, मॉड n की वैल्यू √3 आएगी। तो यहीं लगे हाथ क्या करें, n कैप यूनिट वेक्टर भी पता कर ले। n कैप यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे, n कैप यूनिट वेक्टर आएगा, मान लो वेक्टर n की डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर n कैप, तो सीखा है हमने यूनिट वेक्टर निकालना। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलाउंग। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप को क्या करें, मॉड n यानी √3 से डिवाइड कर दे, तो ये हमारे पास n कैप यूनिट वेक्टर आ जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो मॉड v cos थीटा कितना आएगा, तो मॉड v cos थीटा आपको v वेक्टर का n वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, vx nx प्लस vy ny प्लस vz nz, है ना, वेक्टर्स के x मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट्स का सम का प्रोडक्ट प्लस y कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस z कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, या यूं कहें i कैप कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, तो 3 into 1, j कैप कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो 2 into -1, या k कैप कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, तो वो 3 into 1 आएगा। हमारे पास v डॉट n आ जाएगा 3 into 1 3, 2 into -1 -2 प्लस 3 into 1 3, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 4, दिस विल बी 4। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास मॉड v cos थीटा कितना आएगा, है ना। अच्छा, इसको हमको मॉड n से डिवाइड भी करना है, यहां पे भी लिख लीजिए, इसको मॉड n से डिवाइड करेंगे तो ही वो मॉड v cos थीटा आएगा। मॉड v cos थीटा means magnitude of projection of velocity along n vector along I cap minus j cap plus k cap, या ये कहते हैं वेक्टर v की प्रोजेक्शन की लेंथ इस लाइन के along कितनी आएगी, वो यही वही कैलकुलेट करना, तो √3 से डिवाइड कर दे इसको, क्योंकि मॉड n निकाल चुके हैं हम, √3 आएगा तो ये आपका आएगा 4/√3। तो देखिए 4/√3 तो आ गया हमारे पास मॉड v cos थीटा। वेलोसिटी v के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, कौन सा कंपोनेंट, जो कि इस गिवन वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के अलाउंग। वेक्टर कंपोनेंट कितना आएगा, तो वेक्टर कंपोनेंट में आपको डायरेक्शन और बतानी पड़ेगी कि इस लाइन के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर लिया है हमने वो एन कैप है, तो एन कैप यूनिट वेक्टर लगा दें तो ये बताएगा कि इस कंपोनेंट की डायरेक्शन इस लाइन के अलाउंग है। तो मॉड v cos थीटा तो 4/√3 आ चुका है। एन कैप यूनिट वेक्टर भी हम निकाल चुके हैं इस डायरेक्शन में, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। तो फाइनली हमारे पास ये वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा 4/3 इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरह से हम बहुत सारे कंसेप्ट इसमें हमने, यूनिट वेक्टर का आ गया, कंपोनेंट प्रोजेक्शन का आ गया कि डॉट प्रोडक्ट से प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, तो बहुत सारे हमने कंसेप्ट एक साथ ना इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिंप्लीफाई करे हैं, तो इसको ध्यान से समझिए आप। तो अब ये क्लास हमारी यहाँ पे खत्म, और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस करते रहें। ठीक।